जय हिंद। आज हम लोग जो है धातु और अधातु चैप्टर के बारे में देखेंगे और इसका पूरा एमसीक्यू करेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत गौर से देखेंगे कि क्या धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। और ये काफी जो है ये जो चैप्टर है काफी जो है इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? तो जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं क्लास 10th, याद रखिएगा, उनके लिए जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान में रखिएगा, ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम की, 2000 मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वे बच्चे भी जो है इसका वीडियो यानी ये वीडियो देख सकते हैं। उन लोगों के लिए भी जो है हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कोई खराब वीडियो है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें ऑब्जेक्टिव को बताया गया है। तो आप जो इस वीडियो को देखिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद जो है अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जो है करके एक कमेंट कीजिएगा अच्छा सा। ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा ही जो है अपना प्यार देते रहेंगे, ठीक है, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरा। ठीक है, और ऐसा ही आप लोग हेल्प करते रहिए और एक दिन जो है इस चैनल को बिहार का ब्रांड बना दीजिए। ठीक है, आप देखिएगा जितना भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उन लोगों से जबरदस्त मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो देखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आप मेरे कोचिंग में पढ़े होंगे या पढ़ते हैं तो आप लोग देखते भी हैं। ठीक है, कितना इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ। बात यह है कि अभी मैं शुरुआत किया हूँ, अभी ना तो उतना बोलने का अभी हैबिट बन रहा है यहाँ जो है कैमरे के सामने, और ना ही मेरे पास उतना अच्छा माइक है और ना ही उतना अच्छा मेरे पास मोबाइल है जिससे मैं वीडियो शूट कर सकूं। लेकिन जो है मैं उतना ही में मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं MCQ सीरीज चला रहा हूँ, MCQ सीरीज चल रहा है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ये जो है यहाँ से आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव साइंस में नहीं छूटेगा। अगर आता है ऑब्जेक्टिव जो 80 में 80 आता है, पूरा 80 में 80, याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अधातु है। अधातु क्या होता है पहले समझिए। अधातु क्या होता है ये समझने से पहले जो आप ये समझिए कि अधातु कौन कौन होते हैं। तो यहाँ हम एक लिख देते हैं अधातु। यहाँ देखिए अधातु में आपको ध्यान रखना है, अधातु में आप याद रखिए कार्बन एक अधातु होता है, हाइड्रोजन भी क्या है, एक अधातु होता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन भी एक अधातु होता है, ऑक्सीजन भी एक अधातु होता है, फ्लोरीन भी अधातु होता है, क्लोरीन भी अधातु होता है, आयोडीन भी क्या होता है अधातु होता है, ब्रोमीन भी एक अधातु होता है। ये कुछ अधातु के नाम आपको जो है याद रखना है। ठीक है, तो पूछा है कि कौन अधातु है, तो इसमें याद रखिएगा कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, आप उसका नाम याद रखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी के सभी जो है अधातु होते हैं। ठीक है, अब इसके गुण क्या होते हैं, अगर क्लास आगे अगर इसको जानना है तो आगे क्लास से जुड़े रहिएगा। ठीक है, और इसका मैं थ्योरी क्लास भी लेकर आऊंगा। ठीक है, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा थ्योरी क्लास कराया जाएगा, फिर उसका MCQ कराया जाएगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी सोल्व कराया जाएगा, और NCERT का याद रखिएगा, NCERT का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। जो आपका NCERT का जो किताब है उसका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन भी कराया जाएगा, चाहे वह साइंस का हो, चाहे SST का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे उर्दू का हो, ये जितने भी विषय हैं इन सभी का जो है कराया जाएगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा ही अपना जो है सपोर्ट करते रहे इस चैनल को, तो ये देखिएगा एक दिन आप लोग इस चैनल को बिहार का ब्रांड बना देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, कह निम्न में से कौन एक उपधातु है। उपधातु बताना है, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो देखिए
चलिए उपधातु पूछा है तो याद रखिएगा उपधातु क्या होते हैं। तो उपधातु वैसे वैसे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। और उपधातु पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 हैं, याद रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 हैं। एक बार अगर इसका अगर अच्छा लगेगा तो यहाँ एक कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन है सातों के नाम आपको जो मैं लिखवा देता हूँ। कौन कौन है सातों, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा बोरॉन, क्या याद रखिएगा बोरॉन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है जर्मेनियम, चौथा है आर्सेनिक, पांचवा है एंटीमनी और छठा है टेल्यूरियम और सातवां आपका याद रखिएगा पोलोनियम। ठीक है, तो ये 7 है जिनका आप याद रखिएगा। तो इसमें से कौन पूछा है, तो इसमें से जर्मेनियम आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ये एक उपधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है, तो ये अधातु है, जिंक क्या है धातु है, कैल्शियम क्या है धातु है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल काफी इंपोर्टेंट है। कह रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। सवाल अच्छा से पढ़िए, कह रहा है कोई धातु है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक तैयार कर रहा है, उच्च गलनांक वाला यौगिक तैयार कर रहा है। ठीक है, और ये यौगिक जो है जल में विलय है, ये जल में घुल सकता है, तो उस यौगिक का नाम बताइए। तो देखिए जो जल में विलय जो धातु है इसमें से कौन होगा, तो सबसे पहले तो कार्बन होगा नहीं, कार्बन एक अधातु है। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। ठीक है, तो जो इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। कैसे होगा समझिए, कैल्शियम एक ऐसा धातु है, कैल्शियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना। और ये याद रखिएगा ये जल में क्या होता है, तो ये जल में विलय होता है, ये जल में विलय होता है। और यहाँ ध्यान में रखना है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक आपको याद रखना है, इसका गलनांक होता है 2850, इसका गलनांक होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, कि टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो खाद्य पदार्थ होता है उस पर जिंक के बजाय टीन का लेप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि टीन जो है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए टीन का लेप लगा दिया जाता है क्योंकि टीन जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है। टीन का अगर कभी कभी टीन का सिंबल पूछ देता है कि टीन का सिंबल क्या होता है, यानी इसका प्रतीक क्या होता है, SN। जिंक का अगर सिंबल पूछ दिया एग्जाम में तो जिंक का सिंबल याद रखिएगा Zn और इसकी परमाणु संख्या याद रखिएगा, इसकी परमाणु संख्या होती है 30। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या भी आपको याद रखना है कि इसकी परमाणु संख्या 30 होती है। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक होता है वह होता है चांदी। आपको ध्यान में रखना है कॉपर भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, आयरन भी है, ऐसा नहीं विद्युत सबसे पास हो जाता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है सर्वोत्तम सुचालक वह होता है Ag। Ag का मतलब याद रखिएगा सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी, आपको ध्यान में रखना है कि सिल्वर यानी चांदी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है निम्नांकित में कौन एक उपधातु है, तो उपधातु अभी बताए हैं, अगर नहीं देख लीजिए एक बार उपधातु क्या होता है। यहाँ देखिए उपधातु, सातों उपधातु का नाम लिखे हैं, यहाँ जर्मेनियम पूछा है और यहाँ पर क्या पूछ दिया है, यहाँ देखिए यहाँ पर एंटीमनी पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिएगा एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है।
आयरन धातु है, कॉपर धातु है, निकल धातु है, ये जो है उपधातु है। पीतल क्या है? तो पीतल आपको याद रखना है मिश्र धातु है। मिश्र धातु कहते हैं जब दो धातुओं को गलाकर एक नया पदार्थ तैयार किया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल किसका मिश्रण से बनता है? तो तांबा, याद रखिएगा, तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल। इसको कूजन बोलते हैं, कूजन, कूजन, ठीक है। और याद रखिएगा एक होता है कुशन, कुशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कुशन यानी तांबा और टीन के मिश्रण से भी एक बनता है जिसको बोलते हैं कांसा, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कांसा। तो तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा और तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल, ठीक है। उसी तरह से और भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, पीबी आप प्लस एसएन, टीन के मिश्रण से बनता है सोल्डर, याद रखिएगा, इसके मिश्रण से बनता है सोल्डर बनता है, जिसका उपयोग जो है तारों को बिल्डिंग करने में किया जाता है। पीबी यानी कहने का मतलब है शीशा, शीशा और टीन का मिश्रण, शीशा और टीन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। और यहाँ से 3 गो ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। तांबा और टीन का मिश्रण कांसा कहलाता है, शीशा और टीन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण आप याद रखिएगा पीतल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन एक आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक क्या होता है? तो आयनिक यौगिक होता है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना रहता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो CH4 है, और ये हमेशा ये एक बात याद रखिएगा, जो आयनिक यौगिक होता है उसमें एक होता है धातु और एक क्या होता है? अधातु। दोनों आपको याद रखना है, एक धातु होता है और एक अधातु होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है, और जो एक होता है सहसंयोजी यौगिक, यहाँ लिख देते हैं, एक होता है सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। ये सहसंयोजी यौगिक क्या होता है समझिए, जिसमें सहसंयोजी यौगिक होता है जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, वह स्थानांतरण से बनता है और इसमें साझेदारी से बनता है। कहता है कि तू अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, और दोनों जो है मिल बांट के खा लेते हैं। जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे देना, और जब हमको जब जरूरत पड़ेगा तो हम तुमको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो मिल बांट के जब खाते हैं यानी मांडोली कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं यानी सहसंयोजी यौगिक। तो यहाँ देखिए कार्बन जो है, यहाँ देखिए ये मीथेन है, मीथेन इसको बोलते हैं CH4। कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और कोई भी पदार्थ होता है, सुनिए, कोई भी तत्व होता है, कोई भी परमाणु जो होता है अपना 72 कक्षा पूरा करना चाहता है, यानी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो इसके पास तो 4 गो इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करना चाहता है। अब ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन भी बेचैन है, कहीं से हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्थिर हो जाऊंगा, लाइफ हमारा सेट हो जाएगा। और इसको 4 गो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये भी लाइफ में सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये भी बेचैन है, तो होगा क्या? तो दोनों मांडोली करेगा लोग, कहेगा लोग कि ठीक है हम दोनों जो है साझेदारी कर लेते हैं, हम दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेते हैं, और जब तुमको जब जरूरत पड़ेगा तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना, और जब मुझको जब जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बनता है यौगिक उसको कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो यहाँ देखिए ये दोनों साझेदारी कर लिया है, तो ये इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे बहुत सारा हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखिए ये भी एक और हाइड्रोजन आएगा इधर से, और इसका भी 2 गो पूरा हो जाएगा, और इसका भी 2 गो पूरा हो जाएगा। और ये जो होगा कार्बन इन सभी को क्या करेगा? सहोट लेगा, इस तरह से बिटोर लेगा, तो इसका भी 8 गो पूरा हो जाएगा, और इसको बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो यहाँ पूछा है आयनिक यौगिक,
और जो सहसंयोजी यौगिक होता है उसमें दोनों क्या होता है, अधातु होता है, उसमें अधातु होता है। तो ये भी अधातु वाला है, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। ये जो है ये कैल्शियम क्लोराइड एक धातु है और एक अधातु है, तो ये आयनिक यौगिक कहलाएगा। कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है CaCl2। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो याद रखिएगा, जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। अगला सवाल कह रहा है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनाया जाता है, जो गहना गुड़िया बनाया जाता है, जो लड़की लोग बड़ी शौक से पहनती है गहना गुड़िया, ठीक है, नाक में के, कान में के जो पहनती है लोग, ठीक है, हथशंख और चोटी, ये जो आभूषण बनाया जाता है ये 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का नहीं बनता है। इसमें 2 कैरेट जो है 2% अन्य धातु मिक्स कर दिया जाता है, तांबा या अन्य धातु इसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है 22 कैरेट का होता है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन एक अधातु है और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, पारा क्या है? एक धातु है, ये भी द्रव अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ सवाल में गौर से पढ़िए, अधातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यही सवाल में पूछ देता धातु कौन सा होता है, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो वो होता है हमारा पारा, वो होता पारा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? ब्रोमीन, अधातु पूछा है। अगला सवाल देखिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसका बताइए। पीछे बताए हैं सीसा और टीन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीसा और टीन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। सीसा और टीन का मिश्रण आपको ध्यान में रखना है, इसको सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पदार्थ जो धातु जो होते हैं, ठीक है, प्रायः जो होते हैं ठोस होते हैं, लेकिन जो कठोर होते हैं। लेकिन 3 धातु है, एक है लिथियम, एक है सोडियम और एक है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों जो है, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो अब की बार पूछा है लिथियम, अगर सोडियम होगा तो सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं, अब पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अभिक्रियाशील होगा? तो अगर आप देखे होंगे सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी अगर आप जानते होंगे, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या होता है? तो देखिए, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाया गया है। सबसे पहले आता है लिथियम, उसके बाद याद रखिए पोटेशियम। काशीनाथ का एक सूत्र याद रखिएगा, माली आलू जरा पी के पकाता है, ये हाइड्रोजन है। कौन है जी, कौन है जी, आगे आओ पीटे, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है वो होता है लिथियम, उसके बाद होता है पोटेशियम, उससे कम थोड़ा सा होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम। तो यहाँ हाइड्रोजन से जो नीचे वाला जो धातु देखिएगा, कौन है जी आगे आओ पीटे, तो ये जो है इसमें कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील होता है मरकरी से। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉपर यानी तांबा, कॉपर यानी तांबा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन एक अधातु है? तो अधातु इसमें कौन हो जाएगा? अभी पीछे देखे कार्बन क्या है, एक अधातु है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, ध्यान में रखिए, कार्बन एक अधातु है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? ठीक है,
तो देखिए सिलिका याद रखिएगा, सिलिका का सूत्र होता है SiO2। सिलिका का सूत्र क्या होता है? SiO2। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये सिलिका यही बालू का सूत्र होता है, यही बालू का सूत्र होता है। तो ऐसे तो ये क्या है? तो सिलिका क्या है? यौगिक है। सिलिका क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यौगिक ऑप्शन नहीं दिया है। तो जो सिलिका होता है उसमें सिलिकॉन मेन होता है, तो उस हिसाब से, और सिलिकॉन क्या होता है? एक उप धातु होता है। उस हिसाब से हमारा जो है सिलिका क्या हो जाएगा? एक उप धातु हो जाएगा। अगला, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? तो कह रहा है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, या अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर जो धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे देखिए एक लेते हैं सोडियम, हालांकि सोडियम को अभिक्रिया नहीं कराया जाता है अम्ल से, लेकिन करा कर दिखा रहे हैं। NaCl क्या बन गया? NaCl और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसी और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, आयन का निर्माण नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? तो आयन बनाते हैं। जितने भी धातु होते हैं वो सभी अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से जो है वह आयन का निर्माण करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 20वां नंबर सवाल कह रहा है, देखिए धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो देखिए कोई भी धातु के ऑक्साइड होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो होता है हमेशा याद रखिएगा क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्षार होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्षारीय प्रकृति के। और अधातु के ऑक्साइड जो होता है सामान्यतः 50% 60% मानकर चलिएगा वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, कर अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, यानी अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की जो विधि है, दूर करने वो विधि कौन सी प्रयुक्त की जाती है? कौन सी विधि प्रयुक्त? अयस्क से चुंबकीय, तो चुंबकीय बोला है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से जो है चुंबकीय अशुद्धियों को दूर किया जाता है। चुंबक सटा सटा के उसमें से अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो जो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है उस विधि का नाम है फेन पलवन विधि। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन होता है? हिंडालियम। याद रखिएगा एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो होता है वो होता है हिंडालियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपको याद रखिएगा ये एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3.2H2O, इसका सूत्र होता है .2H2। ये बॉक्साइट अयस्क का सूत्र होता है और ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लोहा का जो होता है वो होता है हेमेटाइट। लोहा का कौन सा होता है? हेमेटाइट। याद रखिएगा हेमेटाइट, ये लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण जो किया जाता है कॉपर ग्लांस से किया जाता है, जिसका सूत्र होता है Cu2S। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर या आयरन? तो देखिए जो जिसका सबसे कम गलनांक होता है इन चारों में जिस सबसे कम होगा वह होगा सोडियम का। एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन, वैसे तो सबसे कम गलनांक होता है सीजियम और फ्रांसियम का। सीजियम और गैलियम और सीजियम का, गैलियम और सीजियम का। इसको हथेली पर रखने से पिघलने लगते हैं, लेकिन इन चारों में पूछा है तो ये हो जाएगा सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम।
साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो जो साधारण गंधक होता है तो गंधक को बोलते हैं सल्फर। ध्यान में रखिएगा, गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर। तो ये साधारण गंधक जिस आणविक रूप में पाया जाता है ये हमेशा S8 के रूप में पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और जो फास्फोरस होता है वह P4 के रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में, ठीक है। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, आयोडीन I के फॉर्म में, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, सल्फर जो होता है S8 के फॉर्म में, फास्फोरस P4 के फॉर्म में, ये ध्यान में रखना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसका पार्ट 2 आएगा, वह देखिएगा। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना आप याद रखिएगा, सोना देखिए ऐसे तो ये हाइड्रोजन से नीचे वाला धातु जो होता है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। हाइड्रोजन से नीचे वाला जो धातु होता है जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसके नीचे आता है कॉपर आता है, हालांकि कॉपर कर लेता है थोड़ा मोड़ा, मरकरी आता है, सिल्वर आता है, सोना आता है, प्लेटिनियम आता है, प्लेटिनम आता है। तो ये जो धातु है ये हाइड्रोजन से नीचे वाला धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं होता है इसका, इसलिए जो है इस सोना जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसके लिए एक जो है रॉयल जल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहते हैं रॉयल जल, रॉयल वाटर, जिसको शाही वाटर कहते हैं हिंदी में, इसको शाही जल कहते हैं, शाही जल। और ये है, इसी को कहीं कहीं नाम आपको देखने को मिलेगा अम्लराज, अम्लराज, या इसको एक्वा रेजिया कहा जाता है, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, ध्यान में रखिएगा, इसको एक्वा रेजिया कहा जाता है। और ये जो है इसमें दो अम्लों का मिश्रण होता है, ये अम्लराज में दो अम्लों का मिश्रण होता है, एक होता है HCl और एक होता है HNO3, HNO3। और ये